गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आई होप आप सब अपने घर पर अच्छे से समर वेकेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बेटा आज हम क्लास 9th का जो आपका सेल वाला चैप्टर है इसके 2 टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, आप ध्यान से वीडियो को देखिए। जो आपको डाउट लगे आप कॉल करके मुझसे अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें। तो आज के हमारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। सो बेटा आज हम सेल का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। आज के हमारे जो टॉपिक्स हैं वो होंगे मेनली डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। तो उसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट हम किसे कहते हैं। अब इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट का यूज़ जो है ये आप 10th क्लास में भी लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में देखोगे। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट को। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपको नहीं दे रखा, बट मेरा मानना है आपको ये टॉपिक्स पता होने चाहिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं। अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो मेरे साथ पढ़ेंगे सभी बच्चे। सब्सटेंसेस may pass across the membrane without or with expenditure of energy। कि जो सब्सटेंसेस हैं वो मेम्ब्रेन में से पास कर सकते हैं एनर्जी को खर्च किए बिना भी और एनर्जी को खर्च ना किए बिना भी। अब कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो हैवी सब्सटेंस है जिनको अगर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पास करना है तो एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। वो एनर्जी पहले स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म में, बाद में वो एनर्जी खर्च होती है। तो अगर एनर्जी खर्च करोगे तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और अगर सब्सटेंसेस के पास होने में एनर्जी खर्च ना हो तो उसको बोला जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो देखो पहले हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप किसे बोलें, पहले तो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझिए। सेल के जो सबसे आउटर मोस्ट की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं या तो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम और क्या नाम देते हैं, आप जब चैप्टर रीड करोगे तो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ पॉइंट्स को रीड आउट करोगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब हम क्यों उसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, परमिएबल का मतलब होता है पास होना और सिलेक्टिवली का मतलब सिलेक्टिव, यानी कि कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस ही उसमें से पास हो सकते हैं। सभी सब्सटेंसेस अगर उसमें से पास हो जाते तो हम उसको बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। अब उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंस पास हो सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सब्सटेंसेस कैसे, लाइक कुछ गैसेस पास हो सकती है, वाटर पास हो सकता है, कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंस उसमें से पास हो सकते हैं। और सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर आप कह सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझिए। सब्सटेंसेस पास द मेम्ब्रेन विथ कंज्यूमिंग एटीपी। अगर सब्सटेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पास कर रहा है एनर्जी को कंज्यूम करके, दैट मीन्स एनर्जी को यूटिलाइज करके, एनर्जी को खर्च करके। अब एनर्जी कहाँ स्टोर्ड होती है, एनर्जी स्टोर्ड होती है एटीपी के अंदर। एटीपी का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये एटीपी जो होते हैं दीज आर एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर एनर्जी स्टोर होकर रहती है। अगर आप एटीपी को कंज्यूम करोगे तो इसमें से एनर्जी को आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ क्या लिखा है, सब्सटेंसेस पास द मेम्ब्रेन विथ कंज्यूमिंग एटीपी, कि अगर सब्सटेंस पास हो रहे हैं एटीपी को कंज्यूम करने के बाद, दैट मीन्स एनर्जी को यूटिलाइज करने के बाद अगर सब्सटेंस पास होते हैं तो उसे हम बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सब्सटेंस कहाँ से पास होते हैं, ये पास हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन में से या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से। दोनों का मीनिंग सेम ही है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, सब्सटेंसेस पास द मेम्ब्रेन विदाउट कंज्यूमिंग एटीपी। अगर सब्सटेंस को मेम्ब्रेन में से पास होना है और एटीपी कंज्यूम नहीं करना पड़ रहा तो उसको बोलते हैं हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट। अब बल्क का मतलब क्या होता है, देखो बल्क का मतलब होता है एक तरह से लार्ज अमाउंट में कोई सब्सटेंस का होना। सो बल्क ट्रांसपोर्ट में है
large amount of substance and food particle across the plasma membrane। अगर लार्ज अमाउंट में सब्सटेंसेस एंड फूड पार्टिकल्स सभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पास हो रहे हो तो उसको हम नाम देते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आता है द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द बल्क ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एंडोसोम्स इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। कि आप बल्क में आपने मटेरियल, बल्क का मतलब आपने बहुत सारे मटेरियल अगर आप पास करवा रहे हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से, या फिर बल्क में मटेरियल सेल के बाहर से आ रहा है सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, यानी कि अब जो बल्क में मटेरियल आएंगे वो सेल की आउटसाइड से इनसाइड में आएंगे, आने बल्क में चाहिए, यानी कि बहुत सारे मटेरियल, फूड मटेरियल भी वो सभी सेल की आउटसाइड से आने चाहिए इनसाइड में। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द बल्क ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड बाय द फॉर्मेशन ऑफ एंडोसोम्स। और जब वो सेल के अंदर आते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है? एंडोसोम्स की। एंडोसोम भी एक तरह की फिर ऑर्गेनल्स हो जाती हैं, यानी कि एंडोसोम्स जो है ये सेल के अंदर बनती हैं। उसके बाद है इस प्रोसेस को क्या नाम बोलेंगे आप? एंडोसाइटोसिस, जिसमें बल्क ऑफ मटेरियल सेल के बाहर से इनसाइड में आए तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाएगा एंडोसाइटोसिस। तो जो बल्क मटेरियल और फूड इनका मिक्सचर बनता है उसको हम नाम देते हैं एंडोसोम्स। उसके बाद इसका अपोजिट देखो, एंडो का मतलब होता है अंदर आना, एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना। अब एक्सोसाइटोसिस इसी का अपोजिट। बल्क एक्सपल्जन ऑफ मटेरियल एज इन सेक्रीशन एंड एक्सक्रीशन इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। कि अगर बल्क में एक्सपल्जन हो रहा है, एक्सपल्जन का मतलब होता है निष्काय या फिर किसी सब्सटेंस का बाहर निकलना, एक्सपल्जन। ठीक है, आपने पढ़ा है एक्सपल्जन का मतलब, एक्सपल्जन का मतलब होता है बाहर निकालना। और किसको बाहर निकालेंगे यहाँ पे? बल्क में मटेरियल्स को, कि इसमें कुछ वेस्ट होगा, ठीक है, और बल्क में सब्सटेंसेस होंगे, भारी मात्रा में सब्सटेंसेस होंगे। सो बल्क एक्सपल्जन ऑफ मटेरियल एज इन सेक्रीशन, जैसे कि सेक्रीशन में भी निकलते हैं, एंड एक्सक्रीशन, जैसे एक्सक्रीशन में भी तो आप वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हो। सो बल्क में एक्सपल्जन करना है मटेरियल्स का, जैसा कि सेक्रीशन में होता है, एक्सक्रीशन में होता है, इसको बोलते हैं हम एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में बल्क में मटेरियल सेल के अंदर आए थे, और एक्सोसाइटोसिस में बल्क में मटेरियल सेल से बाहर निकल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद आता है, अभी तो हमने पढ़ लिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट के काफ़ी वो थे, अब हम बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट के 2 टाइप्स हैं मेनली यहाँ पे, डिफ्यूज़न एंड एस्मोसिस, डिफ्यूज़न एंड ओस्मोसिस, जो आज के हमारे मेन टॉपिक्स हैं। तो पहले देखते हैं डिफ्यूज़न को। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन to the region of its lower concentration till spread uniformly in the given space is called diffusion। कि सब्सटेंसेस की मूवमेंट होना, सब्सटेंसेस का मूव करना, कौन कौन से सब्सटेंसेस हो सकते हैं डिफ्यूज़न में? सॉलिड सब्सटेंस भी आ सकता है, लिक्विड भी आ सकता है और गैस भी आ सकता है। कि इन सब्सटेंसेस का मूव करना किसी हाई कंसंट्रेशन के रीजन से किसी लो कंसंट्रेशन के रीजन में, ठीक है। डिफ्यूज़न में हम किसको बोलेंगे? जो सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं सब्सटेंसेस, इनका मूव करना हाई रीजन ऑफ कंसंट्रेशन से लो रीजन ऑफ कंसंट्रेशन में, जिसको हम नाम देते हैं डिफ्यूज़न। टिल स्प्रेड यूनिफॉर्मली इन द गिवन स्पेस, कि वो पूरी तरह से स्पेस में स्प्रेड हो जाना चाहिए सब्सटेंस। कि कोई सब्सटेंस अगर मूव करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में तो वो पूरी तरह से उसमें मिक्स हो जाना चाहिए बाद में। अभी हम इनका डिफरेंस करेंगे तो और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे डिफ्यूज़न एंड ओस्मोसिस को। आगे देखिए, इम्पोर्टेंस क्या है डिफ्यूज़न की वो जानिए आप मुझसे, कि डिफ्यूज़न का प्रोसेस किस किस में हेल्प करता है। हेल्प इन स्प्रेड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल।
अब देखो सेल का जितना भी फ्लूइड पार्ट है उसको आप नेम देते हो साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म में अगर आपने बहुत सारे सब्सटेंसेस को डिफ्यूज़ करना है, उनको स्प्रेड करना है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, कौन से प्रोसेस की? डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न की हेल्प से ही बहुत सारे सब्सटेंसेस डिफ्यूज़ हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में। ऑस्मोसिस इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूज़न। अब ऑस्मोसिस जो है वो भी डिफ्यूज़न का ही एक टाइप है। सो ऑस्मोसिस इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूज़न वेयर ओनली सॉल्वेंट इज अलाउ टू डिफ्यूज़। अब ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें सिर्फ सॉल्वेंट डिफ्यूज़ हो सकता है, यानी कि अगर आप सिर्फ लिक्विड को मूव कर रहे हो हाई से लो कंसंट्रेशन में तो उसको हम ऑस्मोसिस नेम देते हैं। अब वो कैसा होना चाहिए, मतलब प्योर सॉल्वेंट होना चाहिए एक तरह से। अब डिफ्यूज़न की बात करें हम, डिफ्यूज़न हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस बिटवीन द सेल्स एंड देयर एनवायरनमेंट। डिफ्यूज़न की हेल्प से रेस्पिरेटरी गैसेस का भी एक्सचेंज होता है सेल्स के बीच में और एनवायरनमेंट के बीच में। अब आपको पता है डिफ्यूज़न का मतलब पहले समझिए कि सब्सटेंस का मूव करना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। अब आप मुझे ये बताओ, देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसकी कंसंट्रेशन आउटसाइड में तो कम होती है, बट आपकी बॉडी के इनसाइड में कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्टीन्यूसली बनती रहती है। आपको पता है आपकी सेल्स जो हैं, जो बॉडी के सेल्स होते हैं, वो एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसमें हम ग्लूकोज को ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करते हैं। तो कॉन्टीन्यूसली सेल्यूलर रेस्पिरेशन बॉडी में होता रहता है और आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती रहती है। तो आपकी सेल्स के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड हाई कंसंट्रेशन में है और आउटसाइड में कार्बन डाइऑक्साइड लो कंसंट्रेशन में है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से कहाँ मूव करेगी, ये सेल की इनसाइड से जाती है सेल की आउटसाइड में, तो ये हाई से लो में जा रही है। दैट मीन्स कौन से प्रोसेस के थ्रू जाती है, ये डिफ्यूज़न के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी, सेल के इनसाइड से सेल के आउटसाइड में। और अगर ऑक्सीजन की बात करोगे, ऑक्सीजन का केस इसका अपोजिट है। आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में 21% ऑक्सीजन है, ठीक है, अराउंड कितनी है 21% जो गैस है ऑक्सीजन है, जो कि बहुत ही हाई कंसंट्रेशन है। तो हाई कंसंट्रेशन सेल के आउटसाइड में होगी ऑक्सीजन और सेल के इनसाइड में ऑक्सीजन कम है। तो ऑक्सीजन का मूवमेंट सेल के आउटसाइड से, दैट मीन एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र होगा सेल के इनसाइड में। आप ब्रीथिंग करते हो, आप इनहेलेशन करते हो, तभी तो ऑक्सीजन गैस आपके अंदर आती है। तो सेल के आउटसाइड से सेल के इनसाइड में ऑक्सीजन का आना, ये भी कौन से प्रोसेस से है, डिफ्यूज़न। तो आप शॉर्टकट में ये लाइन्स याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड का जब डिफ्यूज़न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है सेल के इनसाइड से आउटसाइड में, और ऑक्सीजन का जब डिफ्यूज़न होता है तो ऑक्सीजन गैस मूव करती है सेल के आउटसाइड से इनसाइड में, क्योंकि आउटसाइड में हाई कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की और इनसाइड में लो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की। डिफ्यूज़न का प्रोसेस आपको शॉर्टकट में यही बोलता है कि सब्सटेंस का मूव करना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, सब्सटेंस चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। ट्रांसपिरेशन जो है ये भी एक तरह का डिफ्यूज़न प्रोसेस है। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, जो मतलब ट्री के लीव्स होते हैं, इन लीव्स में जो वाटर प्रेजेंट है, वाटर की ड्रॉप्स, इस वाटर का वेपर बन के एटमॉस्फेयर में चले जाना, इसको हम नेम देते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। आपको पता है जो लीव्स होते हैं इसमें जो छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स प्रेजेंट है, उनका वेपर बन के एटमॉस्फेयर में चले जाना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन भी क्या है, एक तरह का डिफ्यूज़न प्रोसेस, क्योंकि वाटर जो छोटी छोटी वाटर ड्रॉप्स हैं उनकी हाई कंसंट्रेशन कहाँ है, लीव्स पर, और सराउंडिंग में इतना वाटर नहीं है, तो वो सारा वेपर बन के एटमॉस्फेयर में जा रहा है। दैट मीन्स हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, सो वो भी किस में आएगा, डिफ्यूज़न में। फ्लावर स्प्रेड अरोमा। अब देखो फ्लावर्स की जो सुगंध होती है, जो उनकी खुशबू होती है, उसको हम अरोमा नाम देते हैं। अब फ्लावर्स के अंदर वो हाई कंसंट्रेशन में है, सराउंडिंग में है ही नहीं, तो वो लो कंसंट्रेशन में होगी। तो फ्लावर्स की जो अरोमा होती है, जो खुशबू होती है, जो सुगंध होती है,
वो फ्लावर्स के अंदर से बाहर जा रही है। दैट मीन्स फ्लावर के अंदर वो हाई कंसनट्रेशन में है, वो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में, दैट मीन्स वो सराउंडिंग में जो जा रही है वो लो कंसनट्रेशन है सराउंडिंग में। सो फ्लावर्स का अरोमा जाता है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में। दैट मीन्स फ्लावर के अंदर से उनकी खुशबू निकलती है और वो चारों ओर के एनवायरनमेंट में जाती है ताकि उससे इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट हो सके, या फिर जो दूसरे छोटे छोटे पक्षी हैं वो उन पे अट्रैक्ट हो सके। अगर वो अट्रैक्ट होंगे तभी पोलिनेशन का प्रोसेस हो पाएगा। पोलिनेशन के बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ये आपने 8th क्लास में पढ़ा है। ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे पोलिनेशन क्या होता है। ठीक है, आगे देखिए। क्योंकि फ्लावर्स अगर फ्लावर्स के ऊपर इंसेक्ट आएंगे तो इंसेक्ट के थ्रू तभी तो पोलिनेशन हो पाएगा ना। ये आपने 8th क्लास की बुक में सर्च करना है पोलिनेशन, और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में इसका मीनिंग बताना है। आगे देखिए, ओस्मोसिस। अब ओस्मोसिस, डिफ्यूज़न आपका फिनिश हुआ, यहाँ पे ओस्मोसिस की चर्चा करते हैं। डिफाइंड एज डिफ्यूज़न ऑफ वाटर और सोलवेंट across a semi-permeable membrane from a region of high concentration to a region of low concentration। कि वाटर का डिफ्यूज़ होना या किसी सॉल्वेंट का डिफ्यूज़ होना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। अब देखो, सब्सटेंस तो वही मूव कर रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, बट सब्सटेंस है कैसा, वो लिक्विड फॉर्म में है, या तो वाटर हो या फिर सॉल्वेंट हो। तो इनका मूव करना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, प्लस एक बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं लगाते तब तो इसको डिफ्यूज़न ही बोलेंगे, बट अगर आप बीच में कोई मेम्ब्रेन लगा रहे हो, अब देखो यहाँ सेंटर में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है जिसके थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव कर रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। ठीक है, अब वो सॉलिड या गैस नहीं होना चाहिए एक तो, ठीक है, लिक्विड स्टेट में होना चाहिए वो, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होनी चाहिए। बाकी डेफिनेशन इसकी सेम है, बाकी डिफ्यूज़न ही है एक तरह से। सो इसमें भी सब्सटेंस मूव करेगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में, बट कंडीशन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए बीच में। आगे देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक तरह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करती है सेल में। अब आप देखते हो, अगर वाटर का, अभी तक हम गैसेस के ट्रांसपोर्ट की मैंने बात समझाई थी आपको डिफ्यूज़न में, CO2 की मूवमेंट बताई, ऑक्सीजन की मूवमेंट बताई, बट हम वाटर भी तो एंटर कर सकते हैं ना सेल के अंदर, और वाटर वेस्ट की फॉर्म में एग्जिट भी कर सकता है। सो वाटर जो मूव कर रहा है वो डिफ्यूज़न की प्रोसेस से मूव नहीं करता सेल में, वो ओस्मोसिस की प्रोसेस से मूव करता है। बिकॉज अब वाटर एक तरह का सॉल्वेंट है, मैंने आपको बोला लिक्विड स्टेट में अगर मूवमेंट होगी तो उसको डिफ्यूज़न नाम नहीं देंगे, उसको ओस्मोसिस नाम देंगे। और सेल में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहाँ से आएगी, जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी को नाम दिया जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। अब आपसे कोई पूछे कि सेल में वाटर की मूवमेंट कौन से प्रोसेस से होती है, तो आप बोलोगे सेल में वाटर की मूवमेंट होती है बाय प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस। अगर वाटर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करवाना है आपने सेल में, सो वो किसकी हेल्प से होगा, ओस्मोसिस की हेल्प से। आगे देखिए, डिफ्यूज़न एंड ओस्मोसिस के कुछ इसके डिफरेंसेस हैं, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। इट कैन टेक प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। डिफ्यूज़न तीनों में हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। कंडीशन देखो इसकी, इट टेक प्लेस ओनली इन लिक्विड मीडियम, और ओस्मोसिस जो है वो सिर्फ लिक्विड मीडियम में हो सकता है। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व एनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूज़न करवाने के लिए आपको कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की नीड नहीं पड़ती। एंड इट रिक्वायर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और अगर ओस्मोसिस करवाना है तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की नीड पड़ती है। इट इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। अब डिफ्यूज़न में क्या होता है, अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में सब्सटेंस मूव हुआ तो दोनों तरफ उसकी कंसंट्रेशन सेम हो जाती है। तो ये डिफ्यूज़न जो है ये इक्वलाइज कर देता है दोनों तरफ कंसंट्रेशन सब्सटेंस की। इट डज़ नॉट इक्वलाइज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट ऑन द टू साइड ऑफ मेम्ब्रेन। तो ओस्मोसिस को कोई लेना देना नहीं है कंसंट्रेशन इक्वलाइज करने से। डिफरेंट सब्सटेंसेस डिफ्यूज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, कि जिन सब्सटेंसेस का डिफ्यूज़न हो रहा है वो सभी एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते।
ओनली सोलवेंट अंडरगोज डिफ्यूज़न। अब इसमें देखो क्या डिपेंडेंस है कि सिर्फ सोलवेंट ही मूव करेगा और लिक्विड मीडियम में ही ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो पाएगा। डिफ्यूज़न इज़ नॉट मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंस। डिफ्यूज़न किसी और सब्सटेंस से प्रभावित नहीं होता, बट ऑस्मोसिस इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंसंट्रेशन एंड टाइप ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, कि किस तरह के सोल्यूट पार्टिकल है या किस तरह की कंसंट्रेशन है, तो ऑस्मोसिस को इनसे फ़र्क पड़ता है। अभी हम और आगे देखेंगे, जब ऑस्मोसिस के टाइप्स करेंगे तो आपको और इनके डिफरेंस पता लगेंगे। तो आज का लास्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक सॉल्यूशन जो है वो किस किस तरह का हो सकता है वो समझिए। ऑस्मोटिक सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच कैन कॉज ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस वो होते हैं जिसमें ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो सकता है। तो 3 तरह के सॉल्यूशन है आपके। ये आपको सेल वाला चैप्टर जब आप रीड करोगे उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पैराग्राफ आप अच्छे से रीड करना। उसमें लास्ट के जो 2-3 पैराग्राफ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नेक्स्ट पेज पे दिए हैं, वहाँ आपको ये सभी सॉल्यूशंस मिलेंगे, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? विच हैज़ एन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन लोअर देन द अदर सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक आप किसको बोलते हैं? जिसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम होती है दूसरे सॉल्यूशन से। आइसोटोनिक का मतलब है सेम। द सॉल्यूशन विच हैज़ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन सिमिलर टू अनदर सॉल्यूशन, कि जिस सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन दूसरे सॉल्यूशन से सिमिलर होगी उसे आप आइसोटोनिक का नाम दोगे। और हाइपरटोनिक, हाइपर का मतलब है ज़्यादा, विच हैज़ एन ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन हायर देन द अनदर सॉल्यूशन, कि जिस सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी किसी दूसरे सॉल्यूशन से। तो बेटा ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और आगे इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। वीडियो में कोई टॉपिक ना समझ आए आप कॉल करके प्रॉब्लम ले सकते हैं। सभी ने वीडियो 2 या 3 टाइम्स पूरी देखनी है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें मोर अपडेट्स के लिए, ताकि आपको 9th क्लास की स्टडी रिलेटेड वीडियोस और आपको मिलती रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।